हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। आज डेट है 18 अगस्त 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डिस्कशन में आज अपन 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल है राजा मंडल, इंडिया पाकिस्तान एंड अरब सोवर्निटी। इसके बारे में देखेंगे कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में टेंशन, साथ में इजराइल और यूएई के बीच में एक एग्रीमेंट जिसको अब्राहम अकॉर्ड बोला गया है उसके बारे में, और फिर उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स की अगर बात की जाए तो उसमें अपन देखेंगे और इंडिया का पर्सपेक्टिव भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ में सेकंड आर्टिकल है वो है हंगर एमिड्स द पेंडेमिक के टाइम पे हंगर कितना ग्रेवली एक्सपोज हुआ है, किस वजह से मालनरिशमेंट ज़्यादा हो पा रहा है, और यूनिसेफ की रिपोर्ट को अपन कोट करेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे कि जो हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, प्रीवियस जो डेटा है वहाँ पे, और साथ में अभी क्या किया जा सकता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। साथ में नेक्स्ट आर्टिकल है वो है बिल्डिंग पोस्ट कोविड सोसाइटी। कोविड-19 आउटब्रेक को अगर आप कंट्रोल कर लेते हो, जैसे कि वैक्सीन्स जो हैं वो एडवांस लेवल की, जो डेवलपमेंट के एडवांस लेवल पे कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो उनके आने के बाद में जैसे ही कंट्रोलिंग हो जाती है तो उसके बाद में कैसी सोसाइटी अपन परसीव कर रहे हैं इस पूरे क्राइसिस के बाद में, तो उन चीज़ों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जिसमें राजामंडल, इंडिया पाकिस्तान एंड अरब सोवर्निटी, ये आर्टिकल लिखा है सी राजा मोहन ने। कंटेक्स्ट जान लेते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट ये है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट देखा गया है मिडिल ईस्ट, जिसको अपन वेस्ट एशिया भी बोल देते हैं, वहाँ पर जिसमें स्पेसिफिक जो एडवांसमेंट हुआ है वो है अब्राहम अकॉर्ड, जो कि एक एग्रीमेंट है एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को नॉर्मलाइज करने के लिए किसके बीच में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल के बीच में। ये अपने आप में एक नया एक ऐसा इवेंट है जो रीओरिएंटेशन को शो करता है कि सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया को इस पर्टिकुलर रीजन मिडिल ईस्ट के साथ में अपने रिलेशन को किस तरीके से मोल्ड करने की ज़रूरत है आगे। साथ में पाकिस्तान भी क्या है, अपने खुद के नए ट्रेडिशनल वे के अंदर अपने जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, फॉरेन रिलेशंस है, उसको रीडिस्कवर कर रहा है, जिसमें अभी तक पाकिस्तान जहां अरब कंट्रीज़ पे रिलाई कर रहा था, आज वो नॉन अरब पावर्स की तरफ टिल्टेड भी दिखाई दे रहा है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंडिया हमेशा ये कोशिश करे अपने जो नए फॉर्मूला या नया ओरिएंटेशन शुरू करे उसमें अरब सोवर्निटी को कहीं ना कहीं डिफेंड करने के लिए इंडिया को आना चाहिए, जो कि इंडिया की खुद की एक वैल्यू है कि कैसे भी करके कोई भी कंट्री उसकी सोवर्निटी को डिफेंड करना। इंडिया भी ये चाहता है कि हमारी सोवर्निटी पे कोई सवाल ना उठाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में भी ये चीज़ है और हमारे थ्रू आउट कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ अपन समझ सकते हैं। तो सेम चीज़ हमें अपहेल्ड करनी है अरब वर्ल्ड के लिए। हो क्या रहा है कि अभी इस पूरे सिचुएशन को, जिसमें अमेरिका धीरे धीरे निकल रहा है अरब कंट्रीज़ वाली रीजन से, गल्फ रीजन से, और साथ में इजराइल के साथ में सिचुएशन नॉर्मलाइज हो रही है, तो इस परिस्थिति को अगर इंडिया वेलकम करता है तो पाकिस्तान उसको कहीं ना कहीं केवल नोट कर रहा है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि रिएक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है रिएक्ट करना क्योंकि अभी पाकिस्तान के बहुत सारे स्टेक्स हैं वो अरब कंट्रीज़ की तरफ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। साथ में ये जो शांति है, जो नोट कर रहा है पाकिस्तान इन सारे डेवलपमेंट्स को, ये फार रीचिंग नेगेटिव इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं इस पूरी रिलेशनशिप में, पाकिस्तान और अरब रिलेशनशिप में दिखाने वाला है। ठीक है। साथ में आज अगर देखें इंडिया और पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस अपन देखते हैं कि जब दो पोल अगर बात की जाए तो इंडिया अगर इधर जाता है तो पाकिस्तान बिल्कुल ऑपोजिट जाने की कोशिश करता है। तो हमारे जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो इजराइल के साथ में अच्छे हैं, जबकि इस्लामाबाद के बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। तो इस केस में क्या होता है, इजराइल का अरब वर्ल्ड के साथ में क्लोज रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक थ्रेट बन रहा है। ठीक है। तो इस चक्कर में हमें और सारी स्टोरीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये सारा पूरा सिस्टम चल क्या रहा है और इंडिया कैसे अपने आप को असर्ट और इस तरीके से अपने स्टेक्स को अपहोल्ड कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद में अरब गल्फ कंट्रीज़ के साथ में एंगेजमेंट है वो और भी ज़्यादा डीपर हो गया है। और पिछले 6 साल की अगर बात की जाए तो जिस तरफ इंडिया और अरब कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अरब के साथ में रिलेशनशिप डिटेरियोरेट हो रहे हैं, और वो भी पर्टिकुलर बात की जाए यूएई और सऊदी अरब के साथ में स्पेसिफिकली।
पाकिस्तान यूएई के एक इवेंट से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहा, वो था कि इंडिया को इनवाइट किया गया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में, जब सुषमा स्वराज हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर थी वो वहाँ पर अटेंड करने के लिए गई थी ओआईसी समिट को। तो उस चीज़ को लेकर के एक तो यूएई के साथ में नाराज़गी आती है पाकिस्तान की, दूसरी पाकिस्तान सऊदी अरब से बार बार बोल रहा है कि आप ओआईसी की मीटिंग बुलाओ और उसके बाद में जो इंडिया ने कश्मीर का जो पूरा स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक किया है, आर्टिकल 370 को इनएक्टिव किया है, तो उस चीज़ को आप कंडेम करो, उसकी आप निंदा करो। पर इस चीज़ को देखिए सऊदी अरब ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, तो इस वजह से यूएई और सऊदी अरब से पाकिस्तान के रिलेशन कहीं ना कहीं ख़त्म या डाउन हो रहे हैं। साथ में अभी रिसेंट पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह मसूद कुरैशी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें ये बोला कि हम खुद सऊदी अरब को साइड में करके, सऊदी अरब अगर हमारी बात नहीं मानता है तो ओआईसी के बाहर हम इस्लामिक नेशंस को एक साथ बुला करके हमारी खुद की एक डिक्लेरेशन देंगे जिसमें हम इंडिया की कश्मीर पॉलिसी को अटैक करेंगे। तो इस बात से सऊदी अरब हो गया नाराज़ और फिर उसने जो प्रीवियस 2018-19 में पाकिस्तान के साथ में जो ट्रीटीज़ की थी जिसके अंडर में क्रेडिट फैसिलिटी अवेल कराई थी और साथ में लोन देने की बात की थी, उनको रिवॉक करने की धमकी दी। जहां तक है तो रिसेंट लोन जो था उसको तो रिवॉक कर लिया है, कॉल बैक कर लिया है, पर जो क्रेडिट फैसिलिटी है जिसमें ऑयल परचेज की बात है तो उस बात पर भी कहीं ना कहीं सऊदी अरब अब ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए तैयार है कि हम जल्दी से पाकिस्तान से ये रिवॉक कर लेंगे। तो इस बात से कहीं ना कहीं पाकिस्तानी आर्मी है वो टेंशन में आ गई। तो जो जनरल हैं, चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अब सऊदी अरब गए हुए हैं इन सारी परिस्थितियों को स्मूदन करने के लिए। तो इस पूरे डेवलपमेंट में आप और भी चीज़ें अगर अपन ड्रॉ करें तो आप देखोगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई अभी से शुरू नहीं है, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा डीपर है। क्योंकि लास्ट ईयर दिसंबर में जब मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है महातीर मोहम्मद, उन्होंने टर्की के प्रेसिडेंट रेसेप तैयब अर्दोआन के साथ मिलके एक मीटिंग डिसाइड की थी जिसमें इस्लामिक लीडरशिप को असर्ट करने की कोशिश की थी। तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनविटेशन मिला था। अब होता क्या है, अगर टर्की और मलेशिया अपने आप को असर्ट करते हैं इस्लामिक लीडरशिप के तौर पे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो अभी तक अपने आप में सुन्नी कंट्रीज़ में लीडर बनता हुआ आया है, उसकी एग्जिस्टेंस को या फिर उसकी जो एक तरीके से लीडरशिप है उसको कहीं क्वेश्चन किया जा रहा है। तो फिर सऊदी अरब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पे प्रेशर बनाया कि आप अटेंड नहीं करोगे इस समिट को, और अल्टीमेटली फिर लास्ट में आते आते सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से इमरान खान इस समिट को अटेंड करने नहीं जाते। तो ये सारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है सऊदी अरब यूएई एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान, इसको अगर अपन इसकी एसेंस को समझें तो इससे हो क्या रहा है, अभी सऊदी अरब और एमिरेट्स के सामने बहुत सारे थ्रेट्स हैं, इनकी किंगडम को कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? टर्की अपने आप को असर्ट कर रहा है और असर्ट करने के लिए हेल्प ले रहा है सुन्नी मुस्लिम ब्रदरहुड की, और साथ में ईरान है वो ऑलरेडी सऊदी अरब के अगेंस्ट में कर रहा है क्योंकि ईरान में शियाज ज़्यादा हैं, तो वो रीजनल एक्सपेंशन को भी अपना ज़्यादा बढ़ाने चाह रहा है। जैसे कि आप कोशिश जानते होंगे कि यमन में जो इंस्टेबिलिटी है उसमें एक तरफ तो सऊदी अरब जो है वो तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ है हाउती रिबेलियंस। तो हाउती रिबेलियंस जो है रिबेल्स हैं उनको ईरान सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वो क्या है, शिया। तो इस तरीके से सुन्नी शिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ईरान कहीं ना कहीं अपने आप को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है गल्फ़ रीजन में, अरब रीजन में। तो इस बात को ध्यान में रखें और साथ में इमरान खान का एक सपना या फिर जो एस्पिरेशन है वो ये कि एक नई रीजनल अलायंस बनाई जाए एक्सक्लूडिंग अरब कंट्रीज़। वो कैसे? पाकिस्तान, टर्की और ईरान के साथ में मिलकर के एक नया अलायंस बनाना, जिससे कि अपनी खुद की जो एक असर्शन है या फिर जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसमें अपनी रेलेवेंस को बनाए रखना। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर टर्की, ईरान और पाकिस्तान साथ जाते हैं और वो भी सारे के सारे एंटी यूएस, क्योंकि सऊदी अरब के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो सऊदी अरब तो एकदम क्लोज अलाई है यूएसए का, तो उस केस में क्या हो जाता है, सऊदी अरब के अगेंस्ट में जाना मतलब यूएसए के अगेंस्ट में, और रही सही में यूएस खुद भी तो बाहर निकल रहा है मिडिल ईस्ट से धीरे धीरे करके।
तो उन सारी परिस्थितियों में ये जो नया रीजनल अलायंस बनेगा टर्की, ईरान और पाकिस्तान का, इसको चाइना भी सपोर्ट करेगा और रशिया भी चाहेगा कि एंटी यूएसए जियोपॉलिटिकल फॉर्मेशन में नया जो ऑर्गेनाइजेशन या नया जो फॉर्मेट निकल के आ रहा है वो बने। तो इस तरीके से ये जो है अलायंस का, ये वैसे बेसिकली अभी बिल्कुल नया नहीं है। ये ईरान के एम्बेसडर पाकिस्तान में जो हैं उनके द्वारा बताया गया कि हम इस अलायंस के लिए काम करना चाहते हैं और इसको पाकिस्तान में पॉलिटिकल सपोर्ट भी कहीं ना कहीं मिलता दिखाई दिया है। तो ये जो सारा सिनेरियो है, तो ये अपन देख सकते हैं कि दिल्ली का अभी तक का एक कन्वेंशनल विजडम है, ज्ञान है या फिर नॉलेज है, वो ये कि पाकिस्तान जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में या अरब गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ में क्लोज रिलेशनशिप रखता है, जो अभी तक बनता आया है। पर अभी पाकिस्तान क्या कर रहा है, नॉन अरब अलायंस की तरफ जा रहा है, चाहे वो रशिया की बात करें, चाहे चाइना की बात करें, चाहे मलेशिया की बात करें, चाहे टर्की की बात करें। तो नॉन अरब अलायंस की तरफ अगर जाता है तो उस केस में क्या होता है, वो आउटसाइड पावर्स की कहीं ना कहीं हेल्प लेने की कोशिश करेगा, जो कि अब पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की कहीं ना कहीं कोर प्रिंसिपल बन चुकी है। तो ये जो आइडिया है नए अलायंस बनाने का, ये कहीं ना कहीं आप कोल्ड वार के टाइम पे देख सकते हो, जब ब्रिटिशर्स ने एक बगदाद पैक्ट करके साइन करवाया था, जिसमें ईरान, इराक, टर्की ये मेनली थे और ये साइन किया गया था 1955 में। फिर ये जो पैक्ट था, बगदाद पैक्ट, वो धीरे धीरे टाइम के साथ में रिनेम हुआ और इसको दे दिया गया सेंटो नेम। क्या? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब इराक है वो एक अकेला अरब मेंबर जो इस सेंटो का एक मेंबर था, वो विड्रॉ कर जाता है 1958 में, तब इसका नाम जो बगदाद पैक्ट था उसका नाम कर दिया गया सेंटो। फिर टर्की, ईरान और पाकिस्तान ये तीनों मिलकर के अपना एक इकोनॉमिक एडजंक्ट बनाते हैं सेंटो की जगह और उसका नाम दे देते हैं आरसीडी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। ये जो नाम आ रहा है ना, सेंटो, आरसीडी, ठीक है, इनके नाम आप जरूर याद रखना, प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो आरसीडी बना। फिर होता क्या है, जैसे आगे टाइम बीतता है तो ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आती है और उस इस्लामिक रेवोल्यूशन कब होता है? 1979 में। तो उसकी वजह से ये जो दोनों रीजनल कोऑपरेशन अलायंसेस बने थे ये कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो नॉन अरब अलायंस थी ये कोई 1979 में ईरान में रेवोल्यूशन आई उस टाइम पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद में 1985 में ईरान, टर्की और पाकिस्तान फिर से एक साथ आते हैं और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं 1985 के अंदर। ये क्या था? ये उस टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा था जब सोवियत यूनियन जो था वो धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा था और उनकी कोलैप्सिंग की वजह से जो 15 देश बने थे यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में, जिसमें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी थे जो मेजरली इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में लाने की कोशिश की गई थी इस 1985 के अलायंस में। तो इस तरीके से ये जो आइडिया है नॉन अरब अलायंस का, ये पुराना है, अभी का नहीं है। और साथ में अपन ये देख चुके हैं रशिया और चाइना इस पूरे एडवांसमेंट को हमेशा सपोर्ट करेगा और साथ में अपने खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा अरब वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि रशिया चाहता है यूएसए की डोमिनेंस डाउन हो और चाइना चाहता है कि उसकी इकोनॉमिक टारगेट जो है वो पूरे हो। तो उस केस में कहीं ना कहीं इस नॉन अरब अलायंस को भी सपोर्ट करने की कोशिश करेगा रशिया और चाइना, दोनों के दोनों। अर्दोगन जो हैं उनका ड्रीम क्या है कि जो पुराने टाइम का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन डोमिनेशन था, उसको फिर से असर्ट करें अरब वर्ल्ड में। स्पेसिफिकली अगर बात की जाए थ्रू द हेल्प ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, जो सुन्नियाइट्स हैं उनकी मुस्लिम ब्रदरहुड का जो एक पूरा एक कैंपेन चला था उसको रोका गया था। फिर उसके बाद में वापस से ही ये अर्दोगन कहीं ना कहीं उस चीज़ को हवा दे रहे हैं अपनी खुद की ऑटोमन डोमिनेशन को रीस्टैब्लिश करने के लिए। ईरान का क्या है? इस्लामिक लीडरशिप जो सऊदी अरब की है उसको चैलेंज करना और शिया पॉपुलेशन को कहीं ना कहीं अरब स्टेट्स के अंदर भी असर्ट करवाना। तो इस चक्कर से दोनों कंट्रीज़ ईरान और टर्की जो हैं वो अरब वर्ल्ड के इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये दो कंट्रीज़, ईरान और दूसरा हो गया कौन सा? टर्की। इनके अलावा भी आप देखोगे मलेशिया भी खुद को असर्ट कर रहा है इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाने के लिए, और साथ में अरब कंट्रीज़ के पास में ही वहीं लोकेटेड है कतर, क्योंकि कतर का आपको पता होगा प्रीवियसली सऊदी अरब में पूरे तरफ से चारों तरफ से ब्लॉकेड कर दिया था
ठीक है। तो उस वजह से सऊदी अरब और कतर के रिलेशनशिप भी अच्छे नहीं है। तो 4 कंट्रीज हो गए जो अपने आप को कहीं ना कहीं असर्ट करना चाह रहे हैं यूएई और सऊदी अरब के अगेंस्ट में। तो ये सारा डेवलपमेंट अपन ने समझने की कोशिश की। साथ में यूएसए अगर जैसे अपने आप स्टेक डाउन करता है मिडिल ईस्ट में, तो रशियन इंटरेस्ट तो वैसे ही बेटरमेंट होते जाएंगे। और बीजिंग जो है वो अपनी खुद की जो एंटी अमेरिकन जो एक ट्रेंड चल रहा है अभी, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, और यूएस एक तरफ और दूसरी तरफ चाइना, इनके बीच में कहीं ना कहीं राइवलरी बढ़ती ही जा रही है। तो उन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए चाइना अपने पूरे टारगेट्स को एक फुलफिल करना और साथ में पाकिस्तान का चाइना की तरफ टिल्टेड होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है और एक थ्रेट कंटिन्यूसली बनता जा रहा है मिडिल ईस्ट में, अगर बात करें सऊदीज और एमिरेट्स के लिए। तो यहाँ पर दिल्ली को फिर से अपनी रीजनल पॉलिसी के बारे में सोचना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए हमेशा कि अरब सोवर्निटी को अपन कैसे प्रोटेक्ट करें। क्यों? क्योंकि ये जो अपन ने देखा, ईरान और टर्की और पाकिस्तान, ये मिलकर के कहीं ना कहीं सऊदी अरब वाले रीजन, गल्फ जो अरब वर्ल्ड है, उसको थ्रेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस केस में हमें ज़रूरत है कि हम उस रीजन के सोवर्निटी को प्रोटेक्ट करें, वहाँ पर किसी दूसरे देश की दादागिरी ना चले, वहाँ पर उनके खुद के लोग हैं, खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसी का रूल चले। तो हमें 5 प्रिंसिपल के बेस पे हमारी अप्रोच रखनी चाहिए। फर्स्ट, हमें ये कहने से अपने आप को रोकना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है अरब्स के लिए, उनको खुद को डिसाइड करने दो। क्यों? आप सोवर्निटी अपहेल्ड कराने की बात कर रहे हो, दूसरे देश वहाँ पर जाकर अपनी दादागिरी ना लगाएं, तो इसका मतलब आप है कि आप भी अपनी इच्छा को मत जाहिर करो, उनके ऊपर ही छोड़ दो कि भाई तुम जो चाहते हो वो चीज़ करो। साथ में हमें नॉन अरब जो नेबर कंट्रीज़ का जो रिकॉन्साइल हो रहा है, मतलब नॉन अरब अलायंस जो बन रहा है, इसके साथ में हमें नॉन अरब नेबर्स जो हैं जैसे कि इज़राइल, टर्की, ईरान, इनके साथ में अगर अरब कंट्रीज़ अपना रिलेशन बनाते हैं, क्योंकि इज़राइल के साथ में तो अभी रिलेशन अच्छे होना शुरू हो चुके हैं यूएई के साथ में, अगर टर्की और ईरान के साथ में भी अगर रिलेशनशिप अच्छे करें ना अरब कंट्री, तो भी अपने को कुछ बोलना नहीं है, उनको खुद के हाल पे छोड़ दो कि भाई तुम्हारे लिए जो ठीक है तुम खुद डिसाइड करो। पहला तो ये। दूसरा, हमें कोई भी अगर फॉरेन इंटरवेंशन होता है अरब वर्ल्ड में, उसको अपोज करना चाहिए, क्योंकि सोवर्निटी हमें अपहेल्ड करनी है। फिर वो चाहे टर्किश हो चाहे ईरानियन इंटरवेंशन हो, हमें उस चीज़ को अपोज करनी चाहिए, क्योंकि सोवर्निटी हमारा बेसिक वैल्यू है कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें। तीसरा जो है वो है हमें अरब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, जिसमें इंट्रा अरब पॉलिटिकल रिकॉन्सिलिएशन और रीजनल इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये इंटीग्रेशन, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशन वहाँ पर लोकेटेड है, चाहे ओआईसी ही क्यों ना हो, उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की और हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। फोर्थ, इंडिया को क्या करना चाहिए कि इंडिया का जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं मॉडरेट अरब सेंटर्स हैं उनके साथ में कहीं ना कहीं अलाइन करता है, जिसमें इजिप्ट है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, यूएई है, ओमान है, इनके साथ में इंडिया का कहीं ना कहीं अलाइनमेंट आता है। तो इन चीज़ों को भी इंडिया को अपहेल्ड करना चाहिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इनके साथ में रिलेशनशिप। फिफ्थ एंड लास्ट, दैट इज़ इंडिया कांट पैसिव, इंडिया को चुप भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने जब से कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया है, तब से कतर की जो अल जजीरा है वो तो बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल के आई है, जिसने जहर फैलाने का बहुत ज़्यादा काम किया है। इवन पाकिस्तान की मीडिया ने भी इतना जहर नहीं फैलाया है। साथ में टर्की, मलेशिया और चाइना, ये 3 कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया के खिलाफ बहुत सारी बातें की हैं। तो कहने का मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर अगर ऑपोजिशन में अगर अपन देखें हमारे इंटरेस्ट इन 3 कंट्रीज़ के साथ में अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी बोलना चाहिए, खुला होकर के अपोज करना चाहिए इनका अरब सोवर्निटी के अगेंस्ट में अगर ये इंटरवीन करते हैं। तो इस तरीके से हमें कैसे भी करके मिडिल ईस्ट के साथ में न्यू एंगेजमेंट को फॉर्मुलेट करना चाहिए, जिससे कि हम रीजनल स्टेबिलिटी के अंदर अपना रोल प्ले कर सकें। ठीक है, तो ये था अपना इंडिया का पर्सपेक्टिव, जो भी मिडिल ईस्ट में वेरिएशन आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनको लेकर के। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, हंगर एमिडस्ट द पेंडेमिक, पेंडेमिक के बीच में भूखमरी। ये किरित सोलंकी ने लिखा है, ये एमपी हैं, उनके द्वारा लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें ये बताया कि कोविड-19 पेंडेमिक आया,
तो इसने हैवी टॉल लिया है कंट्री के हेल्थ केयर सिस्टम पे और साथ में लाइवलीहुड को भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं थ्रेट पहुंचाया है मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द कंट्री। पिछले कुछ महीनों की अगर बात करें तो इंडिया में इकोनॉमिक, हेल्थ और डेवलपमेंट टारगेट्स जो भी थे वो कहीं ना कहीं रुक से गए हैं और उनको कहीं ना कहीं अचीव करना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। पर जैसे ही अगर कोविड-19 बाहर निकलता है तो कंट्री की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं बैक टू द ट्रैक आएगी और हेल्थ क्राइसिस है वो भी कंट्रोल हो जाएंगे और बिजनेस भी है वो भी धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो चैलेंजिंग रहेगी वो है सोशल डेवलपमेंट अपन कैसे इंश्योर करेंगे। जो एक गैप बन चुका है, जो लोग पुअर्टी लाइन से पहले ऊपर थे, जस्ट ऊपर थे, वो पुअर्टी लाइन के नीचे पहुंच गए हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है, माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है और इसकी वजह से बच्चों की डेथ जो हो रही है, जिन फैमिलीज़ के ऊपर एक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब परेशानियां तो सब फेस कर रहे हैं पर कुछ फैमिलीज ऐसी हैं उनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके जो एक अपने खुद के इंटरेस्ट है उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए अपने को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो अपने आप में ज़्यादा चैलेंजिंग है। हेल्थ पर्सपेक्टिव को अगर देखें तो इस पेंडेमिक में कहीं ना कहीं हैवी रिसोर्सेज बेस्ड एक्सरसाइज कंडक्ट करानी पड़ी, जिसमें हमने जो क्रूशियल लाइव्स हैं उनको अपन ने बचाने की कोशिश की। और अपने को अगर ये देखें कि बहुत सारे रिसोर्सेज कोविड-19 को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये रिसोर्सेज आ कहाँ से रहे हैं। तो ये जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो पहले बहुत सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे आशा वर्कर हो, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, वो सारे के सारे कहीं और बहुत सारे कामों को संभाल रहे थे। उन कामों को छोड़ करके अब केवल कोविड-19 एक टारगेट करके काम कर रहे हैं। इस वजह से अपन ये भी समझ सकते हैं कि जो नॉन एसेंशियल प्रोसीजर हैं या फिर नॉन कोविड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमने एक बार पोस्टपोन किया है, उनको एक बार रोका है, क्योंकि अभी जो ग्रेव डिमांड है, नेसेसिटी है, वो है कोविड-19 को कंट्रोल करना। तो ये जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, जैसे कि सीवियर एक्यूट माल नरिशमेंट, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा इशू निकल के आ रहा है कि जो ऑलरेडी माल नरिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे इंडिया में यहाँ पे बहुत सारी स्कीम चल रही थी, चाहे पोषण स्कीम हो, चाहे ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज हो, ये जो चल रही थी जिसकी वजह से बच्चों को खाना मिल रहा था, हेल्थ फैसिलिटी मिल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी खुद की जो माल नरिशमेंट की इशू है जिसकी वजह से उनकी डेथ हो रही है या फिर उनका जो डेवलपमेंट होना चाहिए फिजिकली मेंटली सारा, तो वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन में आ चुका है। यूनिसेफ की रिसेंट एक रिपोर्ट आई है कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शन से, उसमें ये बताया है कि 3 लाख से ज़्यादा बच्चों की अनटाइमली डेथ हुई है और उसकी वजह क्या है, उनकी फैमिलीज़ को जॉब क्राइसिस देखना पड़ा है और इनकम लॉसेस का सामना करना पड़ा है। तो आप देख सकते हो कितनी ग्रेव सिचुएशन ये चीज़ एक्सप्लिसिटली एक्सपोज कर रही है कि 3 लाख बच्चों की डेथ होना। माल नरिशमेंट इंडिया के लिए हमेशा से चैलेंज बना हुआ है, पिछले कई दशकों से मैं तो कहता हूँ बहुत सालों से बना हुआ, जब से अंग्रेज़ों ने राज करना शुरू किया और अपना खुद का एक्सप्लॉइटेशन शुरू किया। ठीक है, इवन जो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी थी इंडिया की, जो 2000s में कंसिडर की गई थी, उस टाइम पे भी माल नरिशमेंट तो लगातार बना रहा और जो न्यूट्रिशन स्टेटस था उसको रिकवर करना, उसको गेन प्रोवाइड करना, वो भी बहुत स्लो स्पीड से हो पाया था। इंडिया अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में देखा जाए 2019 में रैंक, तो 117 कंट्रीज़ में 102वीं रैंक थी। तो अपन देख सकते हैं कितनी पुअर परफॉर्मेंस है, अभी भी हंगर कितना प्रेवलेंट है इंडिया में। साथ में इसी रिपोर्ट के बेसिस पे इंडिया में स्टंटिंग का मतलब हो गया एज के अकॉर्डिंग हाइट, तो वो जो है वो एवरेज से भी कम, 5 साल से कम बच्चों की अगर देखी जाए तो स्टंटिंग प्रेवलेंट है इंडिया में 37.9%। और वेस्टिंग की अगर बात करें हाइट के अकॉर्डिंग बच्चों में वजन कितना है, तो वो भी है, वो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है 20.8%। तो आप देख सकते हो कि उम्र के साथ में हाइट भी बच्चों की बहुत कम बढ़ रही है और बढ़ भी रही है। तो लगभग 63% बच्चे ही ऐसे हैं जो हेल्दी हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इधर देखोगे तो लगभग 79% बच्चे ही ऐसे हैं जिनकी हाइट के अकॉर्डिंग उनके अंदर वेट गेन हो रहा है। तो हमारे यहाँ पर स्टंटिंग और वेस्टिंग की जो प्रॉब्लम है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के जो एवरेज हैं उससे भी ज़्यादा हैं। तो ये अपने आप में ज़्यादा
एक चैलेंजिंग टास्क बन के निकल रहा है। अब पेंडेमिक का जो आने वाला टाइम है, पेंडेमिक के बाद में, उससे पहले अगर पेंडेमिक से पहले की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने झुंझुनू से यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखा कि हमें माल नरिशमेंट को एड्रेस करना है, तो उसके लिए पोषण अभियान भी शुरू किया था 2018 में। वो एक आशा की किरण कहीं बनती हुई दिखाई दे रही थी कि इतने में ये पेंडेमिक आ गया। अब ये पेंडेमिक बन रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी प्रोग्रेस होनी थी वो कहीं ना कहीं स्टैंड स्टिल हो चुकी है, रुक चुकी है। तो जो बैटल फील्ड हमने तैयार किया था माल नरिशमेंट को कंट्रोल करने के लिए, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो गया है, और हमें जो टारगेट अचीव करना है वो जितना स्लो था उससे भी और ज़्यादा स्लो होने के स्कोप बन रहे हैं और बन भी चुके हैं। बस एक थोड़ा सा लकीली अपन ये देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स और लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने कुछ सक्सेसफुल प्रेसिडेंट्स शो किए हैं कि कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं जिनसे कि ये जो माल नरिशमेंट की प्रॉब्लम है इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बेस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे गुजरात का कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ माल नरिशमेंट, जिसको हम CMAM बोलेंगे, ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन। इसमें क्या है, बताया ये जा रहा है कि लगभग जितने भी बच्चे सीवियरली एक्यूट माल नरिशमेंट का सामना करते हैं उनमें से सिर्फ 10 से 15% ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन के साथ में न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ले जाने की ज़रूरत पड़ती है। बचे हुए 80 से 90% जो माल नरिशमेंट के शिकार बच्चे हैं उनको अगर आप प्रॉपर स्क्रीनिंग करके आइडेंटिफाई करके और कम्युनिटी लेवल पे ट्रीटमेंट दोगे, जो कि आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा दिया जा रहा था, तो उनको ज़्यादा परेशानियों से बचाया जा सकता था। तो ये चीज़ जो थी वो अपने आप में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो रही थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात का जो CMAM प्रोग्राम है ये काम कर रहा है अंडर द लीडरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, गुजरात का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके अंडर में CMAM कम्युनिटी बेस्ड ये माल न्यूट्रिशन के लिए ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें सबसे पहले तो कुछ पॉकेट्स पिक किए गए थे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और उन पॉकेट्स में जो भी उनको आइडियाज़ लगे, जो भी उनको सक्सेस मिली, उनको फिर एनालाइज किया गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश किए गए थे उनमें। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे? वलसाड में जो GMERS मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है वहाँ पे, जहाँ से फिर वो डेटा एनालाइज करके एक टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फिर आगे काम करना शुरू किया। तो कहने का मतलब कम्युनिटी लेवल पे बच्चों में जो भी डेफिशिएंसीज हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन बेस्ड हो या फिर मेडिकल केयर बेस्ड हो, तो उन सारी चीज़ों को कम्युनिटी लेवल पे प्रॉपरली अवेल कराया गया, जिसमें न्यूट्रिशन डेंस फूड भी प्रोवाइड किया, मेडिकल केयर भी रूटीनली प्रोवाइड की, और साथ में उन बच्चों की फैमिलीज़ को भी एजुकेट किया गया कि हेल्थ और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं बच्चों की और किन किन चीज़ों पर अपने को ध्यान देना चाहिए। तो कहने का मतलब कम्युनिटी लेवल पे ये काम बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं वो कैपेसिटी बिल्डिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, क्योंकि अपने को अगर कुछ भी आप कोई प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हो छोटे लेवल पे, तो वहाँ से आप क्या करोगे, वहाँ मॉनिटर करोगे, वहाँ पर सुपरवाइज करोगे कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और साथ में ये भी देखोगे कि जो हमने पॉलिसी बनाई है वो कितनी वैलिडेट है, कितना वैलिड है कि हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो उससे क्या होता है कि आप उन वहाँ से डेटा पिक करते हो और कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो वहाँ के लोकल लोगों की, तो उससे क्या होगा कि आप डेटा एनालिसिस करके फिर लोगों को और ज़्यादा एम्पावरमेंट इंश्योर कर सकते हो। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए गुजरात का जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उन्होंने धर्मपुर जो कि वलसाड डिस्ट्रिक्ट में है उसको मॉडल ब्लॉक की तरह डिसाइड किया और सारी एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट किया, जिससे कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको रेप्लिकेट कर सके अदर एरियाज़ में भी। तो आप देख सकते हो डेटा अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है। अपन डेटा के लिए बहुत सारी बातें भी ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दूसरे स्टेट्स भी हैं, केवल गुजरात ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ पर भी CMAM अप्रोच के बहुत सारे काम करे जा रहे हैं, जिससे कि बहुत सारी यंग लाइव्स को बचाया जा पा रहा है। तो इस तरीके से स्टेट्स की अप्रोच जो है वो अपने रीजन वाइज, वही बात आ गई फिर से कि वन साइज़ नेवर फिट्स ऑल, एक साइज़ आपने बना दी वो हमेशा फिट नहीं करेगी, जो प्लानिंग कमीशन की टेंडेंसी हुआ करती थी प्रीवियसली,
कि सेंटर में प्लान बनाया और सारे स्टेट्स को बोल दिया कि अब आप यही प्लान इम्प्लीमेंट करो, जबकि होना क्या चाहिए, बॉटम मतलब जो कम्युनिटी लेवल पे है वहाँ की इश्यूज़ को देखा जाए, कम्युनिटी को एम्पावर किया जाए और फिर उनसे बोला जाए कि आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर इनके सॉल्यूशंस निकाले जाए। कहने का मतलब हर स्टेट को अपनी डिफरेंट अप्रोच बनानी चाहिए, इसमें बहुत पोटेंशियल है, जो कि गुजरात में अपने आप में एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल भी शो होता हुआ दिखाई देता है। और इससे क्या होगा कि अपन ये जो माल नरिशमेंट का इशू है इसको कोविड-19 के पैरेलली कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है, ये इजीली अचीवेबल है जब हम इंटर स्टेट कोलैबोरेशन और नेशनल गाइडलाइंस अगर बना दी जाएं CMAM के बेसिस पे। देखो गाइडलाइन क्या होती है, जस्ट आउटलाइन फ्रेमवर्क होता है जिसके बेसिस पे आप थोड़ा सा अपनी खुद की कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को मैच करके और फिर अपनी पॉलिसी और प्लानिंग कर सकते हो। तो कहने का मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोलैबोरेशन हो, जैसे कि महाराष्ट्र की अगर बेस्ट प्रैक्टिसेज उनके पास में है तो महाराष्ट्र अपने आइडियाज़ को शेयर करे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इनके साथ में, राजस्थान की है तो ये शेयर करे हरियाणा, पंजाब के साथ में। तो कहने का मतलब इंटर स्टेट और नेशनल गाइडलाइन इनके पास में इन पर बननी चाहिए जिससे कि इन चीज़ों को और अच्छे से ट्रैक किया जा सके। तो कहने का मतलब हमें जो सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज हम कोविड-19 की तरफ डाइवर्ट कर चुके हैं वहाँ के साथ में हमें कहीं ना कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी कहीं ना कहीं पिक करना पड़ेगा जिससे कि नेशनल माल नरिशमेंट का जो क्राइसिस है उसको एफिशिएंटली इफेक्टिव मैनर के अंदर अपन टैकल कर सकें। ठीक है, तो 2 आर्टिकल्स अपने कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं थर्ड आर्टिकल की तरफ। थर्ड आर्टिकल अपना बिल्डिंग पोस्ट कोविड सोसाइटी। पोस्ट कोविड सोसाइटी हमारी कैसी बननी चाहिए ये लिखा है योगिंदर के अलग ने। सबसे पहले अपन कॉन्टेक्स्ट जानते हैं। देखो जब कभी भी डिस्ट्रेस टाइम आया है इंडियन इकोनॉमी में तो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स रहा है जिसने हमेशा से स्ट्रेंथ प्रोवाइड की है। ठीक है, अभी रिसेंटली IIM अहमदाबाद के जो पब्लिक पॉलिसी एल्यूमिनाई हैं उन्होंने एक इंटरनेशनल ग्लोबल स्केल पे एक वेबिनार कंडक्ट करवाई थी जिसमें पॉलिसीज़ के बारे में बात की गई कि वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि अपने को पता है इंडिया एक कृषि प्रधान मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेटेड कंट्री है, इकोनॉमी है, तो हमें एग्रीकल्चर को तो ज़्यादा फोकस में लेना ही पड़ेगा। साथ में अगर अभी करंट जो देखें तो मॉनसून भी बहुत अच्छा है, खरीफ की बुआई है वो भी पीक पे चल रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। जैसे कि अपन ने देखा था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्टैब्लिश किया गया है, साथ में ऑर्डिनेंस लाए गए हैं जहाँ पर किसान जो है वो APMC मंडीज़ हैं उनके बाहर भी बेच सकते हैं, और बहुत सारे सजेशन भी अपन ने देखे थे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अफर्मेटिव है इन चीज़ों को लेकर के। तो चैलेंज अभी क्या है कि हमें ये जो ग्रोथ इंश्योर करनी है इसको मैक्सिमाइज कैसे किया जाए, इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जो कि हमें जो इकोनॉमी में अभी जो डिसल्ट्रेशन है चल रहा है, जो एक तरीके से गति कम हुई है इकोनॉमिक ग्रोथ की, को कंपनसेट करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मार्केट और प्राइस सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर पॉलिसीज़ बहुत अच्छी आ गई हैं और MSP भी कहीं ना कहीं अनाउंस कर दी गई है जिससे कि मार्केट एक्सेस को एम्फेसाइज करना ज़्यादा पॉसिबल हो पाया है, किसानों के लिए हो पाएगा। और ये जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन है वो सारी की सारी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के लिए तो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन मतलब हो गया राजस्थान का थोड़ा सा नॉर्दर्न रीजन, हरियाणा, वेस्टर्न UP और पंजाब वाले रीजन के लिए तो इम्पोर्टेंट है। पर होता क्या है कि इंडिया अपने आप में बहुत डाइवर्स कंट्री है, फिजिकल कंडीशन, ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है, जो एक एग्रीकल्चरल ट्रेंड होता है वो भी डिफरेंट है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस हैं ये अदर पार्ट्स के अंदर इरेलेवेंट होती हुई दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू द राइटर। हमें लार्जेस्ट सिस्टम कंसिडर किया जाता है एग्रीकल्चर मार्केट के हिसाब से वर्ल्ड में। तो मार्केट का मतलब क्या है वो चीज़ हमें पहले समझने की ज़रूरत है। देखो मार्केट में हमें जब कोई भी एग्रीगेट काम हो रहा है जहाँ पे सामान एक प्रोडक्शन से लेके खेत में, फिर वहाँ से आप ट्रक में या फिर ट्रैक्टर में डाल के लेकर के आते हो मंडी तक या मार्केट तक, फिर उसके बाद में वहाँ पे बोली लगती है, फिर वहाँ पे सेलिंग होती है, और उसके बीच में आप प्राइस हो गई, इंटरमीडियरीज हो गए। तो कहने का मतलब एक पूरा पैकेज होता है मार्केट, कोई ऐसे नहीं कि कोई चीज़ों को केवल बेचना ही होता है। पर जो फैसिलिटीज़ हैं मार्केट में जो कि कहीं ना कहीं बहुत वीक दिखाई देती है। प्रमोशन तो कर दिया गया कि APMC के बाहर जो है वो फार्मर्स अपने खुद के मंडियों के बाहर अपनी प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, पर जो आउटसाइड मार्केट में
लेन देन होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में हो रहा है, पर वहाँ पर जो फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है। रही सही में अभी ये कोविड-19 पेंडेमिक आया है जहाँ पर एक तरीके से क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, तो राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम इस पूरे टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करके इस पूरे सिस्टम को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा कि मार्केट की फंक्शनिंग को कैसे बेटर आउट कर सकते हैं, और दूसरा हम ये ध्यान दें कि जो फर्स्ट स्टेज एग्रो प्रोसेसिंग जिसको अपन सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें। देखो एपीएमसीज तो हैं, वो तो देखो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करती हैं, पर वहाँ पर इंटरमीडियरीज या फिर बिचौलिए जो आते हैं वो क्या करते हैं, खुद का फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं। तो इस चक्कर से गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्टिंग को ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए एपीएमसी के बाहर भी फार्मर्स को अलाउ किया है कि आप अपने एग्री प्रोड्यूस को बेच सकते हो। तो वहाँ पर हमें एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करना पड़ेगा, और मार्केट फोर्सेज हैं फंक्शनिंग का, उसको भी अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोविड-19 में सबसे बड़ा जो बॉटलनेक आया वो था लॉकडाउन, और लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं ट्रेड और ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम आई। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो हैं वो दोनों एक ही सिक्के के कहीं ना कहीं दो साइड हैं, जहां पर आप किसी भी रीजनल इकोनॉमिस्ट से बात करोगे तो आपको डेफिनेटली इसका मतलब यही मिलेगा। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में वो तो खेतों में होता है, वो रिमोट एरियाज में होता है, और जो मार्केट होता है उसके लिए आपको ट्रेड करने के लिए जाना पड़ता है, या तो आप ट्रैक्टर लो या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर रेलवेज का सपोर्ट लो या फिर ट्रक्स का सपोर्ट लो। तो कहने का मतलब कि आपका सोर्स तो है बहुत दूर, और जहाँ पर एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो है बहुत दूर, जहाँ पर ट्रेड एक्टिविटीज़ होती है। तो आपको ज़रूरत किसकी पड़ रही है, ट्रेड को परफॉर्म करना है, तो ट्रांसपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इस चीज़ में हमारे यहाँ पर रेलवे का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो बहुत दूर दूर से रिमोट एरिया से सिटी वाले एरियाज़ में जहाँ पर मार्केट कन्फाइंड है वहाँ तक आते हैं। चाहे आप दूध की बात कर लो, सब्जी की बात कर लो, फ्रूट्स की बात कर लो, ये कहीं ना कहीं रेगुलर पैसेंजर्स की तरह ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। चाहे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आसपास का एग्ज़ाम्पल दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जयपुर की बात करें तो जयपुर के आसपास की जो रीजन्स हैं वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो क्या करेंगे, सुबह उठते हैं, फिर अपना जो दूध धोना है वो कर लेंगे, सब्जी काट ली, फ्रूट्स ले लिए, फिर उसके बाद में वो जयपुर में लोकल ट्रेन में बैठ करके जयपुर की मंडी तक पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर बेचेंगे अपने प्रोड्यूस को, जैसे दूध मंडी में मार्केटिंग होती है नॉर्मली रीजन्स में। तो वो चीज़ें जो हैं वो रेगुलर पैसेंजर का ही सिस्टम चलता है इन सारे प्रोड्यूस के लिए। तो ट्रक्स जो हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पर अभी क्या है, कोविड-19 का जो आउटब्रेक है वो रीजनल बेसिस पे अथॉरिटीज़ को जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहीं ना कहीं एम्पावर किया गया है कि आप अपने खुद की रीजनल इश्यूज़ को ध्यान में रखो और लॉकडाउन लगाओ। तो ट्रक्स का ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पा रहा है। साथ में अभी क्या है कि हमें टारगेट ये करना है कि कैसे भी करके लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए। तो राइटर जो हैं वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स में वो यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो उन्होंने ये बताया कि मेरे जो कलीग हैं जिनमें मोंटेक्सिक अहलुवालिया है या कौशिक बसु हैं, इनके साथ में जब मैंने बात की तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वाकई में ये जो सारा चैलेंज है ट्रक्स का हो गया या फिर अपन ट्रांसपोर्ट ट्रेड किसी की बात करें तो वो पॉलिसी पे आके कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पर एक तो पॉसिबिलिटी ये बता रहे हैं कि ट्रक्स को आप रेगुलेटेड मैनर में एक स्पेशल कंडीशंस में एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन के लिए अलाउ करो, पहली चीज़। दूसरा, सेम चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू रेलवेज के ऊपर, जिससे क्या है कि आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को आप ग्रेटर मूवमेंट प्रोवाइड कर सको, जिससे कि स्मॉलर विलेजेस हैं उनको उनकी इकोनॉमी स्टेबल हो। जो कि स्मॉलर विलेजेस पे डिपेंडेंट कौन करते हैं, बिगर वंस, और बिगर वंस पे कहीं ना कहीं स्मॉलर टाउन डिपेंडेंट। मतलब ये जो पूरी चेन है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस की, उसको अपन सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फार्मर्स हैं जो अब अपने गाँवों को छोड़ करके छोटे छोटे शहरों में आ गए, पर प्रॉब्लम क्या सामने करनी पड़ रही है उनको, उन फार्मर्स को कोई प्रायोरिटी अवेल नहीं कराता। क्योंकि आप देखते हो अभी भी जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके पास में बहुत कम ऑटोनॉमी है। बार बार अपन देखते रहते हैं फंड्स की कमी रहती है, लोकल इश्यूज़ को टैकल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो। और आज कोविड-19 आउटब्रेक की बात करो तो सबसे ज़्यादा केसेस ही मेट्रो सिटीज़ में ही आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें और साथ में फार्मर्स की क्राइसिस को देखें। तो जो अपने गाँवों को छोड़ करके, नेटिव प्लेस को छोड़ करके जो स्मॉल टाउन्स में या सिटीज़ में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं
एक प्रायोरिटी नहीं मिलती है। वो अगर मार्केट में आके कुछ बेचने की कोशिश करें अपने प्रोड्यूस को, तो उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटरमेंट करनी चाहिए और उनकी वेलफेयर को इंश्योर करना चाहिए। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्राइवेट वेयर हाउसेज हैं उनको हमें फंड अवेल कराना चाहिए, जिससे कि वो बेटर से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। साथ में जो माइग्रेंट्स हैं उनकी वेलफेयर को भी इंश्योर करो, क्योंकि माइग्रेंट्स जो हैं उनको ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्यों? यहाँ पर पॉलिटिक्स आ जाती है कि उनके वोट तो लगते हैं उनके होम स्टेट में, और वो रहते कहाँ पर हैं, होस्ट स्टेट में। तो होस्ट स्टेट वाले जो हैं वो क्यों रिकॉग्नाइज करेंगे जब उनको वोट ही नहीं मिलने इनसे। तो कहने का मतलब उनके भी इंटरेस्ट को अपने को इंश्योर करना पड़ेगा। साथ में हमें एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है उसकी पोटेंशियल को हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भी इंडिया की लगभग 50% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही रिलाई करती है। तो हमें कहीं ना कहीं फंडिंग और क्रेडिट स्कीम्स को और जेनरस करनी पड़ेगी, और जिससे कि जो सारी कमियां हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी को लेकर के, या फिर जो भी सारी परेशानियां, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर अपन देखें इरिगेशन को लेकर के, फर्टिलाइज़र को लेकर के, उन सारी परिस्थिति को हमें ध्यान में रख कर के पॉलिसी अच्छे से फॉर्मुलेट करनी चाहिए। यहाँ पर राइटर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि सरदार सरोवर डैम जिसकी पहली बार पानी शुरुआत की गई थी 2002 के लगभग, उस टाइम पे जो आज के कंटेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहाँ पे गुजरात के सीएम थे। तो जब पानी छोड़ा गया था तो आज के टाइम पे आप देखोगे अगस्त मंथ में, तो जो फार्मर्स हैं वहाँ पर जिनको पानी प्रोवाइड किया गया है कैनाल या फिर माइनर्स के थ्रू, तो उनके लगभग 1/6 छठे भाग के किसानों को भी प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है। तो हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि विलेजेस को, मीडियम स्मॉल टाउन्स को और अर्बन सिटीज़ को हम एक प्रॉपर वे के अंदर इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। इसके लिए हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रेल, रोड, इनके ऊपर मार्केट, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर तो हमें ध्यान देना ही है। साथ में जो रूरल अर्बन कॉन्टिनम है इसको भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। रूरल अर्बन डिवीज़न को भी हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सोशल डिवीज़न है जिसकी वजह से इनको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम केवल प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर ही, पीपीपी मॉडल पे ही रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीपीपी मॉडल्स जो हैं वो छोटे सिटीज़ में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने से डरती हैं वो अपने आप को बैकफिट पे, क्योंकि उनका जो देखो जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ गया वहाँ पर उनका प्रॉफिट मेकिंग मेन टारगेट होता है। तो वो अगर अचीव नहीं होगा तो वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएंगी। तो इस जगह पे पॉलिसी मेकिंग मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ही कहीं ना कहीं इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस कर सकता है, जो अपन बात कर रहे हैं गाँव की या स्मॉल टाउन्स की बात करें तो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर अपने को एक सक्सेसफुल कंट्री बनना है, या फिर कोई भी पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी रूरल डिस्ट्रेस आ रही है इस कोविड-19 की वजह से, उनको हमें एड्रेस करना है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात यहाँ पे बता दें राइटर कि एक ग्लोबल मीट में मैं गया था, तो बहुत से लोगों ने ये बोला, मुझसे सवाल किया कि कोई भी चीज़ इंडिया में अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। तो मेरा जवाब था कि इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो फेल भी हो गई। तो कहने का मतलब इंडिया में जो पॉलिसीज़ आती हैं वो ना तो 100% फेल होती है, ना 100% सक्सेसफुल होती है। तो हमें करना क्या है, जहाँ पर फेलियर ज़्यादा है उन फेलियर्स को रिकॉग्नाइज करना है और केस टू केस बेसिस पे हमें उन चीज़ को आइडेंटिफाई करके सॉर्ट आउट करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फेलियर से सक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।